हेलो एवरीवन। पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में यह हमारा तीसरा लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम आर्टिकल 14 टू 18 पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। मतलब आपसे अगर कोई पूछे राइट टू इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये चार आर्टिकल्स को हम राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत बोलते हैं। ये हमारे चार आर्टिकल्स राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल्स 14 टू 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूछेगा कोई किस पार्ट में आता है, तो ये आर्टिकल 14 टू 18 या फिर आपका जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पार्ट थर्ड में आते हैं। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये पार्ट थर्ड किससे डील करता है? पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट क्या है? जस्टिस एंड इक्वालिटी इज द जिस्ट ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट यू विल लर्न। आर्टिकल 14 किससे डील करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के आगे सभी लोग इक्वल हैं। आर्टिकल 15 किस चीज़ से डील करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन, आपके साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ है, मतलब आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 किस चीज़ से डील करता है? इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं उसमें सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 किस चीज़ से डील करता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, आज भी कुछ जगह पे प्रिवलेंट है। हमें शहरों में तो कम हो गई है, लेकिन गांव में या फिर अभी पिछड़े इलाकों में बहुत जगह आज भी अनटचेबिलिटी है। तो आर्टिकल 17 ये गारंटी देता है कि जो कोई भी अनटचेबिलिटी से सफ़र कर रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, उसको एक राइट मिला है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 किस चीज़ से डील करता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो the right to equality, Article 14 to 18, is the cornerstone of Indian democracy. It ensures that every citizen, regardless of their background, is treated equally under the लॉ। आर्टिकल 14 टू 18 जो राइट टू इक्वलिटी है वो इंश्योर करता है कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपके पास ये फंडामेंटल राइट रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ anything you have, if you are Indian citizen, or a foreigner citizen as well, um, you have a right to equality। एक स्टोरी इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, राइट टू इक्वलिटी के बारे में को शुरू करने से पहले। मीट रवि एंड प्रिया। रवि कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज। रवि स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव से आता है, वाइल प्रिया लिव्स इन अ बिग सिटी। प्रिया एक बड़े सिटी में रहती है। रवि's फैमिली इज पुअर। रवि की फैमिली पुअर है, वाइल प्रियाज फैमिली इज वेल्दी। बट व्हेन दे बोथ अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, जब दोनों गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं रवि एंड प्रिया, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट दे जज्ड ओनली ऑन देयर मेरिट। कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि उनका कोई भी अदर बैकग्राउंड ना देखा जाए, बस उनका सिलेक्शन सिर्फ मेरिट के बेस पे हो। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। दिस इज द पावर ऑफ आर्टिकल 14 टू 8। अब फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 के अंदर है। इसमें आर्टिकल 14 है, मतलब आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 हमें इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट जॉब में। आर्टिकल 18 किससे डील करता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल से। आर्टिकल 17 किससे डील करता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। आइए पहला आर्टिकल पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी में, जो कि आर्टिकल 14 है। ये डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के आगे सभी इक्वल हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
मतलब जो कोई भी स्टेट लॉ बनाएगी वो सभी पे इक्वली लागू होगा, कोई किसी को भी उसमें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मतलब आप मतलब कोई रिच फैमिली के आप बंदे हो, आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो या आपका कोई स्टेटस है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दोज एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द आर्टिकल 14। मतलब लॉ के आगे सभी इक्वल है। अगर कोई एक्सीडेंट करने वाला रिच हो या फिर कोई एक्सीडेंट करने वाला पुअर हो, तो उसके खिलाफ एक ही सजा, मतलब उसके लिए एक ही सजा होगी इस कोर्ट में, लॉ के अंतर्गत। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मायने है आर्टिकल 14 के, समझ लेते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉज, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। Even the ministers, even our prime minister is the same before law। जो जो सजा क्राइम के लिए दी गई है वही सब पे लागू होगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फिर वो कोई आम आदमी क्यों ना हो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सिमिलर पीपल शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, मतलब सिमिलर पीपल को सिमिलरली ट्रीट करनी चाहिए। जैसे एंड डिफरेंट सिचुएशन कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली। जैसे मतलब आप मान सकते हो कि कोई अपने कोई अपने डिफेंस में अपने बचाव के लिए कोई क्राइम कर लिया, तो उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसको सेम सज़ा नहीं दी जाएगी जिस जो क्राइम के लिए सज़ा होगी। और जो नॉर्मल पर्सन है, जो मतलब अपने गुस्से में आके जिसने क्राइम किया, उसके लिए तो वही सज़ा होगी जो लिखी गई है। लेकिन जिसने अपने डिफेंस में क्राइम किया होगा तो उसको थोड़ा सज़ा कम मिलेगी, उस हिसाब से मिलेगी। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने से पहले, अप्लाई करने से पहले सिचुएशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे रिच के ऊपर रिच और पुअर के ऊपर आप सेम फाइन नहीं लगा सकते। जैसे किसी का कोई क्राइम का फाइन, मतलब आप ट्रैफिक रूल मान लो, आप ट्रैफिक रूल को जम करने का फाइन 500 है। तो रिच पीपल तो कैन इजीली पे द 500 fine, and every time he can jump the traffic light। But if you try to fine high from the rich people, then then it will come under the equal protection of laws। मतलब आप सिचुएशन भी देखोगे, आप सभी को एक जैसे ट्रीट नहीं करोगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 किससे डील करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो स्पेशल प्रिविलेजेस, सेम फॉर ऑल। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या बोलता है? सिमिलर केसेस ट्रीटेड सिमिलरली, मतलब एक जैसे केस एक जैसे ट्रीटेड होंगे। रीजनेबल केसेस, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ओके, एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फर्दर। एग्जांपल, इफ अ प्राइम मिनिस्टर कमिट्स अ क्राइम, they will be tried in the same court as any ordinary citizen। तो ये क्या हो गया आपका? इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया है। the law does not change based on the position or power। रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये आपका डील करेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। वुमेन कैन रिटायर एट 60 while men at 62 in some jobs। this is the reasonable classification based on biological and social factors। वुमेन के किसी किसी जॉब में ऐसा प्रावधान है कि वुमेन एट द एज ऑफ 60 रिटायर होंगी, वाइल मैन 62 एज तक वर्क करेंगे। तो आपको तो ये लगेगा यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल फेयर है कि वुमेन केवल 60 एज तक काम करेंगी, और मैन मेंस वर्क एज कैन बी एक्सटेंडेड टू 62 ईयर्स। इसके थोड़े की फैक्ट्स जान लेते हैं। ये आर्टिकल 14 कहाँ से बोरो किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 14 बोरो किया गया है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से या बोरो किया गया है। ये अप्लाई टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, यानी कोई फॉरेनर इंडिया में आया है उसके ऊपर भी आर्टिकल 14 लागू होगा, वो भी आर्टिकल 14 का यूज़ कर सकता है। अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट नॉट आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन। एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर इक्वलिटी राइट्स, ये आर्टिकल 14 अदर इक्वल अगर
अदर इक्वलिटी राइट्स का फाउंडेशन है, इसका फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब आपने नेक्स्ट आर्टिकल में आइए देखते हैं क्या है। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द स्टेट हम लोग जैसे कल पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि स्टेट किसको किसको कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा स्टेट किसको कहते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स, किस किस ग्राउंड पे वो सिटीजन से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। उसके रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, उसके कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, उसके सेक्स के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी रिप्लेस नहीं कर, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। देखिए इसमें कौन कौन सी कंडीशन है। आप रिलीजन के बेस पे स्टेट आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, रेस के बेसिस पे नहीं कर सकता है, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकता है, सेक्स जेंडर के बेसिस पे नहीं करता है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन। इसका रिजल्ट क्या है? इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस, वेल्स, रोड्स एक्सेट्रा, ये सभी के लिए है। ये किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं, वो देख लेते हैं। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन। स्टेट स्पेशल प्रोविजन किस किस के लिए बना सकता है? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकता है। स्पेशल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर मेजर्स को अप्लाई करने के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन ला सकता है एजुकेशन में, और लाया ही है, ऐसा है प्रावधान आर्टिकल 15 में ही है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अफर्मेटिव एक्शन ला सकता है, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। 103rd अमेंडमेंट 2019 से ये लाया गया था प्रावधान। स्टोरी देख लेते हैं। मीनाज विक्ट्री। मीना वांटेड टू एंटर अ पब्लिक लाइब्रेरी। मीना एक पब्लिक लाइब्रेरी में एंटर करना चाह रही थी, बट वॉज डिनाइड एंट्री बिकॉज ऑफ हर कास्ट। लेकिन उसके कास्ट के कारण उसको एंट्री डिनाइड की जा रही थी। शी फाइल्ड अ केस citing Article 15. The court ruled in her favor, stating that no public place can deny access based on caste, religion, race, sex, or place of birth. Today, Meena is a librarian helping everyone access knowledge. आपको ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल 15। आई होप इसके कुछ की फैक्ट जान लेते हैं। आर्टिकल 15 केवल इंडियन सिटीजन्स पे अप्लाई होगा, नॉन इंडियन सिटीजन पे ये अप्लाई नहीं होगा। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। अलाउ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशंस फॉर अपलिफ्टमेंट। अलाउ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या मतलब ये अलाउ करता है, यानी आप वुमेन एंड चिल्ड्रन या फिर दूसरे एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन है, या फिर एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। 93rd अमेंडमेंट 2005 हुआ था। 93rd अमेंडमेंट 2005 में क्या बोला गया था? रिजर्वेशंस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी इसका भी कॉन्सेप्ट आया था। आर्टिकल 16 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या किससे डील करता है? आर्टिकल 16 डील करता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जितने भी सरकारी नौकरियां आती हैं उसके उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। द आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कोई भी सरकारी नौकरी है, कोई भी सरकारी जॉब है, तो उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसमें, उस जॉब को पाने के लिए। व्हाट डज इट कवर? ये क्या कवर करता है? आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ओनली मेरिट बेस्ड, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, बट रिजर्वेशन अलाउड। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे मतलब उन लोगों की कट ऑफ कम जाती है, उन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा हैंड दिया गया है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है।
एक्सेप्शंस क्या हैं आर्टिकल 16 के? पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर रेजिडेंस इक्विपमेंट, job requiring local knowledge, reservations for SCs, STs, OBCs in promotion and appointments, religious institutions can prefer people of that religion, ये सब एक्सेप्शन है। मतलब किसी रिलीजियस जगह जैसे कोई मंदिर है वहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती है पुजारी वगैरह की, तो वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है कि आप पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो तभी आप वहाँ के ट्रस्टी बन सकते हो या फिर वहाँ के जो भी पुरोहित बन सकते हो। रेजिडेंस रिक्वायरमेंट में भी जॉब रिक्वायरमेंट, अगर किसी जॉब में लोकल नॉलेज की ज़रूरत है तो वो भी एक मतलब आप वो आर्टिकल 16 का वॉयलेशन नहीं होगा, बल्कि वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। रिजर्वेशंस फॉर एसटी ओबीसी भी एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन है। रियल लाइफ एग्जांपल से ये बात थोड़ी समझ लेते हैं। When the Indian Administrative Services (IAS) conducts exams, candidates are selected purely on the merit. However, reservation ensures that historical disadvantaged communities get fair representation. A candidate from the ST, SC, OBC category who qualifies gets the job. This is constitutional. Abolition of untouchability, आर्टिकल 17 जो कहता है, आर्टिकल 17 किसे डील करता है? abolition of untouchability से। अनटचेबिलिटी जो छुआ-छूत की जो प्रथा चली आ रही है उससे डील करता है ये आर्टिकल। क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। मतलब इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल सख्त मना है। अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है तो वो बिल्कुल जा सकता है कोर्ट अंडर आर्टिकल 17। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी से कोई भी डिसेबिलिटी आती है शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो वो अगर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी करते हो उसके उस प्रैक्टिस से अगर कोई उस आदमी को डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो क्राइम माना जाएगा आर्टिकल 17 के अंतर्गत। अनटचेबिलिटी को समझते हैं। व्हाट वाज अनटचेबिलिटी? अ सोशल इविल, ये एक सोशल इविल है वेयर सर्टेन कम्युनिटीज वर कंसीडर्ड अनटचेबल एंड वर डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स। उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते थे। एक्सेस टू टेंपल जैसे नहीं जा सकते थे, वेल्स नहीं जा सकते, स्कूल्स नहीं जा सकते थे एंड पब्लिक प्लेसेस में वो नहीं जा सकते थे। आर्टिकल 17 मेक्स दिस प्रैक्टिस क्रिमिनल ऑफेंस। अब फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं आर्टिकल 17 क्या बोलता है। अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है ये, और इसी आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए क्या बनाया गवर्नमेंट ने? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसमें पनिशमेंट वगैरह का प्रावधान किया गया है। इसमें राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे टेम्पल एंट्री खुली रहेगी, पब्लिक प्लेसेस में जा सकेंगे सभी लोग, इक्वल ट्रीटमेंट होगा सभी के साथ। एक इंस्पायरिंग स्टोरी से पढ़ छोड़ा जान लेते हैं। आई होप मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर को लाइक भी करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विजन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन himself faced untouchability. He fought tirelessly to include Article 17, making India one of the first countries to constitutionally abolish this practice. His vision was a society where dignity and equality prevail. की फैक्ट्स अब थोड़ा कुछ जान लेते हैं। मेक्स अनटचेबिलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है आर्टिकल 17 के तहत। अप्लाइज टू बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। यह आर्टिकल ऐसा है जो स्टेट पे भी लागू होगा और प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी लागू होगा। इनफोर्सिएबल अगेंस्ट एवरीवन के अगेंस्ट इनफोर्सिएबल है ये, नॉट जस्ट गवर्नमेंट वायलेशन कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसका वायलेशन फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। आर्टिकल 18 के बारे में आइए जान लेते हैं। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताता है। नो टाइटल, जैसे नाम के आगे आप कोई टाइटल वगैरह लगा देते हैं उसके लिए ये आर्टिकल है। जैसे नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कंफर्ड बाय द स्टेट। मतलब एकेडमिक डिस्टिंक्शन और मिलिट्री डिस्टिंक्शन मतलब जैसे पीएचडी वगैरह कोई अपने नाम के आगे लगा सकता है, लेफ्टिनेंट वगैरह लगा सकता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर कोई दूसरा चीज़ टाइटल आप यूज़ कर रहे हो तो वो
वो पनिशेबल है, वो आर्टिकल 18 के अंदर अबॉलिश हो जाएगा। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी आपको दूसरी कंट्रीज ने या एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन छोड़ के कुछ दूसरा देती है, कुछ दूसरी कैटेगरी में देती है, तो आप बिल्कुल उसको टाइटल एज नहीं मानोगे। What are the titles? Titles क्या होते हैं जान लेते हैं। Titles are hereditary distinctions like राजा, महाराजा, राय बहादुर, खान बहादुर, that were given during British rule। जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये सब दिया जाता था टाइटल, राजा, महाराजा, राय बहादुर, खान बहादुर, that were being given during British rule। This created artificial social hierarchy। ये टाइटल्स क्या करते थे, ये टाइटल्स एक सोशल हायरार्कीज क्रिएट करने लगे थे। जो आर्टिकल 18 इनको अबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 अबॉलिशेस सच टाइटल्स टू प्रमोट इक्वलिटी, इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए। व्हाट इज अलाउड वर्सेस नॉट अलाउड, आइए देख लेते हैं। मिलिट्री अवार्ड आपका अलाउड है, परमवीर चक्र वगैरह सब अलाउड है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे मैंने बताया PhD, डॉक्टरेट अलाउड है। नेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड भारत रत्न भी अवार्ड है, मतलब अलाउ है। क्या अलाउड नहीं है, राजा महाराजा का टाइटल अलाउ नहीं है। ब्रिटिश टाइटल सर और नाइट अलाउ नहीं है। फॉरेन टाइटल्स विदाउट परमिशन अलाउ नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स, दे आर अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस। ये टाइटल्स नहीं है भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स, ये आपके अवार्ड्स हैं। सिटीजन्स कैन एक्सेप्ट फॉरेन अवार्ड्स विद प्रेसिडेंट के परमिशन से। आपको कोई फॉरेन से अवार्ड मिलता है तो वो प्रेसिडेंट के परमिशन से आप एक्सेप्ट उसको कर सकते हैं। डॉक्टर एक एकेडमिक अवार्ड है। एंड मिलिट्री रैंक्स आर अलाउड। प्रिवेंट क्रिएशन ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, मतलब ये आर्टिकल 18 प्रिवेंट करता है कि एक और क्लास प्रिविलेज क्लास क्रिएट ना हो जाए। हाँ, ये अब समरी जान लेते हैं पूरे लेक्चर की। आर्टिकल 14 किससे डील करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डील करता है। आर्टिकल 15 किससे डील करता है, आर्टिकल 15 डील करता है पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजन के बेस पे नहीं होना चाहिए, रेस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो आप। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शन थे उसमें। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 नो हेरिडिटरी टाइटल्स, टाइटल्स को अबॉलिश करता है। ये क्या क्या चीज़ें रिमेंबर करने वाली हैं, ये जान लेते हैं। आर्टिकल 14 to 18 इंश्योर्स that every Indian citizen has equal dignity, equal opportunity and equal protection under the law. These are the building blocks of our democratic society। आर्टिकल 14 आपसे कोई पूछे क्या है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये हम लोग ने ऊपर देख लिया है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। सो आज का लेक्चर मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर लर्निंग। इक्वालिटी इज़ नॉट जस्ट अ राइट, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।